आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है समाचार दर्शन। आज की अंक में शामिल है केंद्रीय बजट से लोगों की अपेक्षाएं और हरियाणा के जैविक खेती की ओर बढ़ते कदम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। आकाशवाणी समाचार ने बजट को लेकर लोगों से बातचीत की। अंबाला से विज्ञान उपकरण उद्योग की बजट से अपेक्षाओं को लेकर विज्ञान उपकरण निर्माण उद्योग के अध्यक्ष उमेश गुप्ता ने कहा, बजट से अब की बार भी बहुत उम्मीदें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सरकार को कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे एजुकेशनल गुड्स, इसमें हमें टैक्स की रिडक्शन होनी चाहिए, क्योंकि कुछ आइटम 18 पे हैं और कुछ 12 पे हैं, तो उसमें स्लैब जो है इसका बेनिफिट मिलना चाहिए हम लोगों को। सेकंड, जो सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है एमएसएमई के थ्रू, काफी बड़े बड़े बजट हैं जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, उसमें हमारी जो साइंस इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्रीज को बेनिफिट देने के लिए जो ट्रेड फेयर्स वगैरह लगे हैं, उसमें सब्सिडीज वगैरह दी हैं। जो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ओरिजिनल, वो अगर उसमें बाहर जाके देखना चाहें टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, आउट ऑफ इंडिया जाना चाहें, उनको बेनिफिट कुछ मिलने चाहिए। इसके अलावा अम्बाला जो भी ट्रेन या बस रुके उसमें अनाउंस होना चाहिए कि नाउ यू आर वेलकम इन साइंस सिटी अम्बाला। अम्बाला छोटी इंडस्ट्री है और चाइना से कम्पीट नहीं कर पा रहे हम लोग ड्यू टू कॉस्टिंग, उसमें गवर्नमेंट की हमें हेल्प की बहुत उम्मीद। कैथल जिले में किसान नरेश भारद्वाज ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में वृद्धि की उम्मीद जताई। कृषि बजट से किसानों को सबसे बड़ी उम्मीद है किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी की। ये राशि 2,000 रुपए की किस्तों में साल में 3 बार दी जाती है। इस राशि को बढ़ाकर अगर 12 से 16,000 रुपए कर दिया जाए तो किसानों को बहुत लाभ होगा। दूसरी, किसान इस बजट से ये उम्मीद करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा जो है लोन की, कर्ज की, उसे 3 लाख से बढ़ाकर 15 या 5 लाख तो कम से कम किया जाना चाहिए। दूसरा, अधिकतर किसान ये मानते हैं कि सरकार इस बार उन्हें अपनी फसलों का लाभकारी मूल्य देने के लिए कोई ना कोई जरूर योजना लेकर आएगी। कैथल से ही एक गृहिणी निधि कंसल ने कहा कि उन्हें बजट से कई अपेक्षाएं हैं। गृहिणी के रूप में केंद्रीय आम बजट 2025 के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं उन आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, गैस सिलेंडर, हमारी डेली रूटीन की जो वस्तुएं हैं, उनकी कीमतों में हमें राहत मिले ताकि परिवार का बजट संतुलित रह सके। जो रसोई गैस पर सब्सिडी बढ़ाने का काम है, रोजमर्रा के सामानों की जीएसटी बढ़ी हुई है, उनमें मुझे कमी की उम्मीद है, जिनके माध्यम से हमें निम्न वर्गीय परिवारों को थोड़ी राहत मिल सके। दूसरा ये है कि जो स्वास्थ्य और शिक्षा है उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। महिलाओं और बच्चों के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको थोड़ा सा सुलभ बनाना चाहिए, और साथ ही बच्चों की जो स्कॉलरशिप है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी की जाए ताकि हर परिवार अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सके। उम्मीद है कि यह बजट महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम उठाएगा और हर गृहिणी के जीवन को आर्थिक रूप से आर्थिक स्थिर और सुरक्षित बनाएगा। कैथल में एक शिक्षाविद डॉक्टर संत कौशिक ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के कुशल नेतृत्व में भारत का शिक्षा तंत्र एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय आम बजट 2025 से ठोस कदमों की उम्मीद है। बजट में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और व्यावसायिक कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान होने चाहिए। सरकारी और निजी विद्यालयों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए विशेष बजट आवंटन होना चाहिए। शिक्षकों की भूमिका शिक्षा की गुणवत्ता में सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उनके प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए विशेष बजट प्रावधान किए जाएं। हमें अपनी सरकार से विश्वास है कि यह बजट शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की मजबूत नींव बनाने में सहायक सिद्ध होगा। कैथल से एक छात्रा बरखा ने कोचिंग व शिक्षा को सुलभ व किफायती बनाए जाने की उम्मीद जताते हुए कहा, केंद्रीय आम बजट की बात करें, हम ऐसी नीतियों की उम्मीद करते हैं जो हमारे करियर, शिक्षा और उद्यमिता के नई ऊंचाइयों तक ले जाए। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में अधिक निवेश किया जाए ताकि युवाओं को आधुनिक तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इकोसिस्टम से जोड़ा जा सके। इसके साथ रोजगार सृजन के लिए उद्योगों और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं की बहुत आवश्यकता है, जिससे युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण और अन्य वित्तीय सहायता मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि यह बजट युवाओं के सपनों को साकार करने में और उनको आगे बढ़ाने में मदद करेगा, उन्हें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योग देने का अवसर भी देगा। पंचकुला से एक युवा नरेंद्र
सुरेंद्र लुबाना ने कहा, युवाओं के लिए फ्यूचर की हाई वैल्यू नौकरियां पैदा करने के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पर सरकार को खर्च बढ़ाना चाहिए। दूसरा, रोजगार योजनाओं पर खर्च बढ़ाना चाहिए। रोजगार सृजन की योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारना चाहिए। सबसे प्रमुख मेरा जो सुझाव है वह यह है कि 10 लाख तक की सालाना आय को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। इससे मध्यम वर्ग को हर साल करीब 30 से 50 हजार रुपए जो है उनका बचेगा। हरियाणा में प्राकृतिक खेती को प्रमुखता से आगे बढ़ाया जा रहा है। पंचकुला के कृषि विभाग के उपनिदेशक सुरेंद्र यादव ने बताया, प्राकृतिक खेती जहर मुक्त खेती यह पद्धति कृषि विज्ञान, अध्यात्म एवं अहिंसा पर आधारित शाश्वत कृषि पद्धति है। इसमें आपको रासायनिक खाद, रासायनिक खरपतवार, रासायनिक फफूंदीनाशक, केचुआ खाद या अन्य प्रोडक्ट डालने की जरूरत है नहीं। इसमें इसकी आवश्यकता होती देसी गाय की, जिससे उसके मूत्र से विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जिसमें प्राकृतिक खेती में उसका उपयोग करते हैं। इसमें देसी गाय के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 30,000 रुपए एक गाय पर अनुदान राशि दी जाती है। साथ साथ उनको जो प्रोडक्ट जो प्राकृतिक खेती में उपयोग करते हैं उसमें ड्रम की आवश्यकता होती है। उसमें 4 ड्रम अगर कोई किसान लेता है तो उसमें 3,000 रुपए के हिसाब से उनको अनुदान राशि दी जाती है। साथ साथ 4,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अगर कोई किसान प्राकृतिक खेती अपनाता है तो उसको 4,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान राशि भी दी जाती है। और साथ साथ किसानों को जागरूक करने के लिए किसान गोष्ठी का आयोजन किया जाता है, किसान मेला का भी आयोजन किया जाता है। अगर हम जिले पंचकुला की बात करें तो हमने इस सीजन के लिए 160 एकड़ डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन प्लांट के लिए हमने टारगेट रखा है, ताकि किसान धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित हो और वो टेक्निक अपनाए। ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। जैविक खेती को अपनाने वाले किसानों ने आकाशवाणी समाचार के साथ अपने अनुभव साझा किए। कुरुक्षेत्र जिले के किसान राजकुमार आर्य ने बताया, मैं पिछले 18 वर्ष से नेचुरल फार्मिंग करता हूँ। मेरा उत्पादन रासायनिक कृषि से भी अधिक आता है। ये पद्धति समाज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि रासायनिक खेती से जो पर्यावरण को नुकसान था, मिट्टी को नुकसान था और जल का बहुत भारी नुकसान शोषण होता था। नेचुरल फार्मिंग में 10% पानी लगता है और बाहर से बाजार से किसान को कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। एक देसी गाय जो सरकार की ओर से भी उसके 25,000 जो नेचुरल फार्मिंग के किसान करता है उसको मिलते हैं और सरकार की ओर से समय समय पर किसानों को मदद भी दी जा रही है। डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारीगण हैं वो समय समय पर किसानों की मदद करते हैं और मैं किसानों से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि हम इस कृषि पर लौटेंगे जिसको हम सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि बोलते हैं, निसंदेह एक ऐसी स्थिति में देश होगा जहाँ कोई अन्न की कमी नहीं होगी और किसान की स्थिति में सुधार होगा। मैं उपभोक्ताओं को भी अपील करता हूं कि ये तभी फैलेगा जब समाज से एक डिमांड है, तभी हम किसान की आर्थिक आय भी बढ़ती है और समृद्ध भी होता है और उपभोक्ता को इन बीमारियों से छुटकारा भी मिलेगा। किसान एक कृषि भी है, तो किसान का काम केवल आर्थिक धन कमाना नहीं है, पशु पंछियों के लिए, पर्यावरण के लिए किसान का एक अहम रोल होता है। पंचकुला के खंड मोरनी के गांव डिमोग से किसान प्रदीप सिंह ने भी अपना अनुभव साझा किया। मैं अपनी जमीन में प्राकृतिक खेती करता हूँ, जिसमें लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, गोभी और आलू, मक्की, गेहूं, धान, अरहर की दाल, उड़द, चना इत्यादि उगाता हूँ, जिसमें मैं जीवामृत अपने आप ही तैयार करता हूँ। जिस प्रकार से मैं 200 लीटर का ड्रम लेता हूँ, उसमें 170 लीटर पानी का घोल पानी रखता हूँ, जिसमें 1.5 किलो बेसन हो गया और देसी गाय का 10 किलो गोबर हो गया और गौमूत्र हो गया 8 से 10 लीटर गौमूत्र हो गया और जैसे 1.5 से और 2 किलो के बीच में गुड़ हो गया और जैसे पुराने मेड़ की मिट्टी होगी 200 ग्राम, जो मतलब बहुत पुराना पेड़ होता है उसके नीचे जो मिट्टी रहती है वो हम 200 ग्राम उसमें लेते हैं, उसका घोल करके फिर जीवामृत तैयार करते हैं, जिससे हम अपनी इन सभी फसलों में उसका इस्तेमाल करते हैं। सभी किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि हम रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक खेती पे ही जाएं। फरीदाबाद के गांव चांदपुर के सरपंच सूरजपाल भूरा ने बताया, प्रधानमंत्री जी ने जो जैविक खेती के बारे में हमें प्रोत्साहन दिया है, हम जैविक खेती भी करते हैं, जिसमें हम गाजर उगाते हैं, आलू उगाते हैं और कई सब्जियां, जिन्हें हम बाजार में फरीदाबाद, बल्लभगढ़ वहां पर ला करके बेचते हैं, जिससे कि हमारी आमदनी दुगना हुई है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ।
प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, प्रस्तुतिकर्ता रतिका, प्रस्तुति सहायक रविंदर कौर।